विच इज मोलारिटी एंड मोलालिटी, उसके बारे में डिस्कशन करा था। तो पहले एक बार फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। रिकॉल करते टाइम बस आप मेरे को क्विकली वो फॉर्मूले बता दो जो आपने मोलारिटी और मोलालिटी के लिए पढ़े हुए हैं। जैसे मोलारिटी का सबसे पहला और सबसे सिंपल फॉर्मूला जो उसकी डेफिनेशन के बेसिस पर हमने पढ़ा है वो क्या है, वो है कि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम का रेशियो होता है, बशर्ते ये वॉल्यूम स्ट्रिक्टली किसमें हो, लीटर्स में हो। फिर बाकी हम लोगों ने सारे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया था। जैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में अगर रख दें तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता था, तो मोलारिटी का फॉर्मूला बन जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर ml में रखा तो हमें स्ट्रिक्टली से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये 1000 इवेंचुअली न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला भी ड्राइव करा था, ये फॉर्मूला भी डेवलप करा था मोलारिटी का। थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रख दें तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में गिवन है तो साथ में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोगों ने देखी थी। इसी तरह से हम लोगों ने मोलालिटी को भी देख लिया था फटाफट प्रीवियस क्लास में। मोलालिटी के क्या क्या फॉर्मूले थे, अगर हम लोग पहले बारे फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करें तो मोलालिटी का फर्स्ट फॉर्मूला डेफिनेशन वाइज हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलालिटी ऑफ एनी सोल्यूशन विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट दिस मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन kg। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में ले लिया था। तो अगर हम लोग ग्राम में लेकर मोलालिटी को सॉल्व करें तो अगर हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिया तो kg में कन्वर्ट करने के लिए हमें ओवरऑल इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये 1000 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें मिल जाएगा इनटू 1000 करके। एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और ज्यादा प्लग इन कर दिया था यहां पर हम लोगों ने, तो फॉर्मूला आ गया था मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये मास ऑफ सॉल्यूट स्ट्रिक्टली किसमें होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अगर ग्राम में है तो इनटू 1000, अगर केजी में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम लोग यार जब मोलालिटी पता है और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पता है तो हम मोलालिटी निकालते ही क्यों हैं, हम मोलालिटी का टर्म डेवलप ही क्यों करते हैं। यस, मोलालिटी के फॉर्मूले में ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो टेम्परेचर के चेंज होने पर अचानक से चेंज नहीं होते। जैसे किसी भी सॉल्वेंट का मास टेम्परेचर चेंज कर देने पर से नहीं चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्सपैंड हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टेम्परेचर कूल करने पर या डिक्रीज करने पर। तो वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से आपका मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। मोलारिटी चेंज हो सकता है क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम चेंज होने पर मास कभी नहीं चेंज होगा, ना सॉल्यूट का ना सॉल्वेंट का। तो इस वजह से मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो एक बात याद रखना, ऐसा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो एक्चुअल में मास के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली मास या सिर्फ मोल्स के ऊपर, वो कभी भी टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होगा। रीजन बड़ा सिंपल है, नॉर्मल रेंज में अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो कभी भी ना तो उससे उसका मास इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो चेंज हो सकते हैं, बट मास या मोल्स रिलेटेड अगर अकेले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में। मैंने कहा था रिलेशन ये होता है 1 अपॉन मोलालिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलारिटी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो मैंने कहा था कि यार इसका डेरिवेशन कर लेना, इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे उम्मीद है कई लोग भूल गए होंगे। ठीक है, तो अगर कई लोगों ने करा है तो हो सकता है कर ना पाए हो। अगर आपने करा था और क्या नाम है सॉल्व नहीं कर पाए थे तो कोई बात नहीं, इसे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट अभी। तो इसको सॉल्व करने का देखो एक बात बता दूं, कभी भी दो क्वांटिटीज जो आपको पहले से पता है और उनके बीच में अगर आपको एक रिलेशन बनाना है तो आप कैसे करते हो इसे, आप किसी एक क्वांटिटी के फॉर्मूले को पकड़ लो और उसमें ऐसे मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन करने लगो जिससे उसी फॉर्मूले के अंदर दूसरी वाली क्वांटिटी आ जाए, तो डेरिवेशन बड़े आराम से हो जाता है। यही स्ट्रैटेजी मैं यहां पर पुल ऑफ करूंगा। ठीक है,
तो मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, और मैं सबसे ज्यादा जो एक्सप्लेन्ड वर्जन है मोलारिटी के फॉर्मूले का, 3 फॉर्मूले बताएं, जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला है या डिटेल्ड फॉर्मूला है, मैं उसको इस्तेमाल करने वाला हूं, यानी लास्ट वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि किसी भी सोल्यूशन की मोलारिटी, अब मैं मोलारिटी को बार बार कैपिटल एम लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो अगर मैं किसी भी सोल्यूशन के मोलारिटी के बारे में बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और अगर ये ml में है तो साथ में यहां पर न्यूमरेटर में 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर आप डेरिवेशन पर थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि डेरिवेशन में जो मोलारिटी का टर्म है वो रेसिप्रोकल में, यानी 1 अपॉन समथिंग है या डेंसिटी अपॉन समथिंग है तो अपॉन में ही ना, पर अभी यहां पर मोलारिटी का टर्म न्यूमरेटर में। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, मुझे डेरिवेशन के बराबर वैल्यू लानी है, तो डेफिनेटली मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो फटाफट अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर आप रेसिप्रोकल करो तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म न्यूमरेटर में चले जाएंगे, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि ml में है, ये न्यूमरेटर में चला गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में 1000 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। अब बस छोटी सी बात करते हैं, अगर हम लोगों को यहां पर मोलालिटी लाना है तो मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट का आना जरूरी है। अभी हमारे फॉर्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ रहा है, तो हमें कोई ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इस्तेमाल करके मास ऑफ सॉल्वेंट का टर्म हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर पाए, और उसके लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मान लीजिए अगर मेरे को डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से क्या रिलेशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ये लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और मास ऑफ सोल्यूशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ। तो देखो ये सारी चीजें ना आपने पढ़ी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में इनको प्रॉपरली विजुअलाइज करना होगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या अब करने वाला हूं। मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जैसे मेरा अल्टीमेट गोल क्या था, इस फॉर्मूले में समहाउ मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करूं, और अब वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, हालांकि उसे इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में और भी चीजें आएंगी, लेकिन मेरी एक समस्या तो मतलब उसका समाधान आएगा ना। तो एक एक करके हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें एक एक करके टैकल करेंगे। अभी फिलहाल मास ऑफ सॉल्वेंट आना जरूरी था। अब जैसे ही मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह ये फॉर्मूला पुट करूंगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाई मोलालिटी इज इक्वल टू, हमारे पास है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट आया, साथ में मास ऑफ सॉल्वेंट आया। अच्छा, इसके साथ होल अपॉन में क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वो भी लिख दिया। और पूरे के अपॉन में क्या है भाई, ये तो वॉल्यूम की जगह डाला ना पूरा टर्म, और इसके पूरे अपॉन में क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। तो मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे समझदार है तो समझ गए होंगे, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये दोनों स्टेप मैंने आपको दिखा तो दिए हैं, पर मैं लिख एक ही जगह पे दे रहा हूं ताकि आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये डेरिवेशन मिल जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा ना लगे। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बेटा, 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो एलजेब्रा है, जो अरिथमेटिक है ना, वही फॉलो करना है। जैसे इकलौती चीज अभी हम जो कर सकते हैं वो ये कि हम लोग इस मोलर मास ऑफ सोल्यूट को इस ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। एक बात बता दो, ये विजुअलाइज तो हो रहा है ना, ये लेटर दिख तो रहे ना आपको ग्रीन कलर में, ऐसा तो नहीं कि कम दिख रहे हो। ये आ गया, साथ में क्या आ गया,
सल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और पूरे अपॉन में क्या है, पूरे अपॉन में है मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताता हूं, कई बच्चे ना इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के उनकी हवा खराब हो जाती है, तो ये क्या हो गया, इतना सारा लिखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है आपके साथ, इसे दूर कर लो, लिखना पड़ेगा यार। 11th 12th में आप आ रहे हो, कल को आप इंजीनियर बनोगे, और कल को मान लो आप एक बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, मतलब किसी बहुत बड़ी फर्म के साथ जो मेट्रो प्रोजेक्ट पे है, तो वहां पर जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो तुम ये थोड़ी कहने बैठोगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेट्रो बनाने के लिए, मैं नहीं करनी मेरे को। नहीं भाई, उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी आपको यार। अब आपको नए चैलेंजेस और बड़े चैलेंजेस के लिए अपने आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहां पर बस वही छोटा मोटा मैनिपुलेशन है। करना क्या है मेरा बच्चा, कि ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं, उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर है। तो मैथ में फ्रैक्शन का एक सिंपल सा रूल फॉलो कर लो कि दो न्यूमरेटर में अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैथ ये कहेगी इनको आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इनका एलसीएम लेकर अगर एडिशन करोगे तो वापस से ही पहुंच जाओगे। यानी आप इसको देखने का तरीका बदलोगे, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसा कोई भी चेंज मैथ अगर अलाउ कर रही है तो वो हम कर सकते हैं। और आपको एक पर्पस बताता हूं, मैं ऐसा कर क्यों ना, जैसे मतलब आपके मन में डाउट आना चाहिए, सर आप कर क्यों रहे हैं सर, क्योंकि अगर आप अभी इस फॉर्मूले को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्योंकि सिर्फ इतने पार्ट को देखो, क्या ये जाना पहचाना फॉर्मूला लिखा है, मास ऑफ सल्यूट इन 2000, अच्छा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, एक्चुअल में ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये मास ऑफ सल्यूट के डिवाइड में क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये किस चीज का फॉर्मूला है, मोलालिटी का, बट उल्टा लिखा हुआ है। कायदे से इन्हें न्यूमरेटर में होना चाहिए और इसे डिनोमिनेटर में। उल्टा लिखा, इसका मतलब ये मोलालिटी नहीं है, ये मोलालिटी का रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं जो अब एक्शन लेने वाला हूं उसके पीछे पर्पस क्या है। तो मैं जो कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं आपने बस आंखें बंद करके बस अच्छा सर ने ये करा था, फिर ये वाला स्टेप करा था, फिर ये वाला स्टेप, ना ना, हर स्टेप के पीछे कोई लॉजिक, कोई पर्पस है। जैसे अभी तक लॉजिक जो था वो क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करना। अब लॉजिक जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोलालिटी को इंट्रोड्यूस करना, जो कि तभी हो सकता है जब इनको अलग अलग करें, क्योंकि अभी इसको अकेले इसके साथ हम कंट्रीब्यूट नहीं करवा सकते। तो मैथ हमारी हेल्प कर रहा है, तो मैथ की हेल्प हम पूरा पूरा निश्चिंत होकर लेंगे। ये पार्ट इस कॉमन डिनोमिनेटर के साथ अलग हो जाएगा। तो देखो बहुत सारी चीजें आपको कटते पिटते दिख जाएंगी इस टर्म के अंदर, दिख रही है क्या, और यहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें कटते पिटते क्या सीधे आंसर आते आते दिख जाएगा आपको। अच्छा एक बात होता तो किसी को ये समझने में तो दिक्कत नहीं हो रही कि ये जो टर्म आ रहा है ये एक्चुअल में मोलारिटी का रेसिप्रोकल है, किसी को ये समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही ना, ये टर्म, दिस एंटायर टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ मोलारिटी। बाकी मास ऑफ सल्यूट से मास ऑफ सल्यूट कैंसल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी क्या चल रहा है, 1 अपॉन मोलारिटी सॉरी। अब बस नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज पर सॉरी। तो 1 अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ सल्यूट, और अपॉन में क्या बचा 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोलर मास ऑफ सल्यूट है ये, अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेरा बच्चा लोग। और ये टर्म क्या आ गया 1 अपॉन मोलालिटी। लेकिन यहीं पर कई बार बच्चे जल्दबाजी में इस पूरे टर्म को 1 अपॉन मोलालिटी लिखकर छोड़ देते हैं, ये डेंसिटी ये सॉल्यूशन जो है ये भूल जाते हैं। तो आपको इसलिए पूरा फोकस रखने की जरूरत है, आप इसको और इन्वॉल्व कर लो। तो हमारे पास यहां पर आएगा 1 अपॉन मोलालिटी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझदार बच्चे हो आप लोग, इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन डिनोमिनेटर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है। अगर मैं इसे कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1 अपॉन मोलालिटी। ये किसके बराबर है, 1 अपॉन मोलालिटी के बराबर। डेंसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 बाई m। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेजूं तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन मोलालिटी किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000।
तो ये जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था ये ड्राइव हो गया। हालांकि इसका डेरिवेशन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए, स्कूल या बोर्ड एग्जाम में, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये 11th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। 11th में पूछा जाना था, पूछ लिया गया होगा अगर पूछा गया होगा। ठीक है, तो भाई टर्म 1 तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव थे, तो प्रूविंग का कोई सवाल ही नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन क्लास 12 में इसकी प्रूविंग पूछे, इस बात का जो मतलब इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। बता इसलिए थी क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस पर्टिकुलर प्रूविंग को बताना नहीं था। इन छोटी छोटी प्रूविंग की हेल्प से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रूविंग करने में आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कि कोई चीज अगर हमें दिक्कत दे रही है उसको कैसे हटाया जाए, या अगर कोई चीज नहीं इन्वॉल्व है तो कैसे अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से उसे इन्वॉल्व करा जाए। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ये फंडामेंटल आइडिया होता है। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करने में हमेशा तब हेल्प करेगा अगर आपको मोलारिटी को डायरेक्ट मोलारिटी में चेंज करना हो या मोलालिटी को मोलारिटी में चेंज करना हो। लेकिन बाकी अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसकी तरह ये भी एक्चुअल में यूनिट डिपेंडेंट है। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, ये फॉर्मूला सही रिजल्ट तभी देता है जब डेंसिटी स्ट्रिक्टली ग्राम पर एमएल में हो। ये डेंसिटी ना, दिस डेंसिटी मस्ट बी इन ग्राम पर एमएल, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तभी इसकी वजह से ये 1000 आया है, तभी मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग लगा पाए हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए, ये एक प्राइमरी कंडीशन है। बाकी तो मोलालिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, मोलर मास की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, उसको आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। सबको पकड़ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें पढ़ना है, इट इज मोल फ्रैक्शन। बड़ा सिंपल सा टर्म होता है। जैसे मान लो मैंने दो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, जहां पर ये हमारे पास ऑरेंज कलर की जो बॉल्स हैं, ये एक टाइप का पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं ये हमारे पास दूसरे टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ऑरेंज कलर में हमारे पास ए टाइप के पार्टिकल्स हैं, और इस पर्टिकुलर ग्रीन कलर में अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन कलर में हमारे पास बी टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो देखो, अगर आपको एक मिक्सचर के अंदर, एक सोल्यूशन के अंदर ए के कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं, तो ए के कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं तो उसके मोल्स निकाल सकते हो ना। जैसे आप इसको अगर डजन में निकाल सकते हो तो मोल्स में भी निकाल सकते हो। ऐसे ही बी के कुछ पार्टिकल देख रहे हो तो आप इसके भी मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जरा खुद सोचो कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ए का मास, रैंडमली बोल रहा हूं, ए का मास 12 ग्राम था और बी का मास लेट्स से 20 ग्राम था, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मास वाइज आप मेरे को फ्रैक्शन बताओ ए का, यानी मास फ्रैक्शन बताओ ए का, तो आप क्या बोलोगे? मास फ्रैक्शन ऑफ ए आप क्या बोलोगे? 12/32। ये कैसे करा आपने? सिंपल सी मैथ है ना भाई। मास फ्रैक्शन का आइडिया हम समझ पा रहे हैं ना, क्या पूछ रहा है कि टोटल मास में से ए का कितना मास है, तो टोटल मास में से ए का कितना मास है? 12/32। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर अगर मान लो मैं आपको ए के मास देने की बजाय आपको मैं ए और बी पार्टिकल्स के मोल्स दे दूं, मैं ये बोल दूं कि ए जो पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने ए के Na मोल्स लिए, और बी वाले जो पार्टिकल्स हैं या जो बी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी बोलना है आपको, उनके मोल्स Nb मोल्स हैं। तो समझदार बच्चे उसी एनालॉजी से आप सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप यही तो बोलोगे, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में इन दोनों के मोल्स ऐड हो जाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। और सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा Nb अपॉन टोटल मोल्स, या जिसे आप क्या भी बोल सकते हो, Nb अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है, क्या मोल फ्रैक्शन का ये जो फॉर्मूला है, टोटल मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, टोटल मोल्स, ये सिर्फ दो चीजों के मिक्सचर पे लग सकता है या दो से ज्यादा पे भी लग सकता है? दो से ज्यादा पे भी लग सकता है। ठीक है, अच्छा दो से ज्यादा पे लगेगा, अच्छी बात है। क्या ये मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम जो
दोनों सब्सटेंस का अलग अलग अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है भाई, आप ए का अमाउंट बता सकते हो, बी का अमाउंट बता सकते हो मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, क्या ये पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज होगा? आंसर है नहीं चेंज होगा। अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा घटाओगे बढ़ाओगे भी तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करने का एडवांटेज है हमारे पास? क्या एडवांटेज है? पहली बात तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, और दूसरा एडवांटेज जो बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर में 2 से ज्यादा भी चीजें 3 4 5 6 तो सबके मोल फ्रैक्शन आप अलग अलग उसी सिचुएशन के अंदर बता सकते हो। जबकि अगर आप मोलारिटी या मोलालिटी के बारे में बात करोगे तो मोलालिटी में एक एडवांटेज था कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन मोल फ्रैक्शन के कंपैरिजन में उसमें एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज क्या है कि आप मोलालिटी एक मोमेंट पे एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए निकाल सकते हो। मतलब ज्यादा बेटर होता है वो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अगर एक ही सॉल्वेंट के अंदर आपने शुगर भी डाल दी और क्या भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, और मान लो कोई तीसरा और कंपाउंड डाल दिया, तो इस पूरे सॉल्यूशन की एक इंडिविजुअल मोलालिटी आप कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। फिर आपको अलग से बताना पड़ेगा यार शुगर के लिए मोलालिटी इतनी है, सॉल्ट के लिए इतनी है, और तीसरे वाले के लिए इतनी है। तो इतना रायता फैलाने से बढ़िया है कि सीधे तीनों का क्या बता दो या चारों का मोल फ्रैक्शन बता दो, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी चीज कितनी कितनी आपने इन्वॉल्व करी है। तो ये बताने का मेरा पर्पस क्या था, ताकि आपको समझ में आए कि मोल फ्रैक्शन का भी एक अपर हैंड है, किससे? मोलालिटी से। कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ मोल फ्रैक्शन का फायदा क्या है? एक ही सॉल्यूशन के लिए आप मल्टीपल चीजों को अमाउंट वाइज एक ही साथ बता सकते हो। अच्छा, अगली बात, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि नाम ही है फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई सिंबल से, इसे काई बोलते हैं। हालांकि ये ग्रीक सिंबल है, आप इसे काई के नाम से बहुत ही कम सुना होगा, ज्यादातर लोग इसे एक्स बोल देते हैं। आप बोल दो, मुझे कोई दिक्कत, इतना भी आपको नर्ड नहीं होना कि काई है तो काई बोलोगे, ठीक है। एक्स बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसका नाम बस काई होता है, ठीक है। तो काई हो गया, तो ये हो गया काई का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आई होप सब लोग इसे आराम से निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये बात हम लोगों को क्लास 4th में पढ़ाई जाती थी कि जैसे अगर आपको एक होल क्वांटिटी दे रखी है और आप उसको कई टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके अलग अलग फ्रैक्शन में लिखो, तो इन जब सारे फ्रैक्शन को सम करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आता है। ऐसे ही आपने इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन अलग निकाला, बी का अलग, अभी 2 थे तो ठीक है, अगर 3 चीजें होती तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी निकालते और मोल फ्रैक्शन ऑफ डी भी निकालते। लेकिन जब इन सारे मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और इस पर मैथ आपको हमेशा गाइड करेगी, मतलब ये मैथ का रूल है कि यार तुम फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो जब इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कभी ना आए। साइंस इसको रोक ही नहीं पाएगी क्योंकि मैथ सुपीरियर है भाई, ठीक है। मैथ की वजह से साइंस है, तो मैथ के रूल्स को साइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चले, तो ये यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखना कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अच्छा मैं लिख बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रहा हूं, लेकिन ये अप्लाई सब पर होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो इसको पता है लिखने का बेनिफिट क्या है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये यूनिवर्सली ट्रू रहने वाली है हमेशा। तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपको जरूरत पड़े मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बीच में रिलेशन बनाने में, और आपको इक्वेशन ना समझ में आ रही हो, तो आप हमेशा इस इक्वेशन का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो। ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। और अगर ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है तो एक्स ए और एक्स बी, जिसे हम काई ए काई बी बोलेंगे, उनके बीच में रिलेशन बनाने में आप हमेशा इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात आपको एक लेयर वाइज अंदर और समझनी है कि यार मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल्स जरूर पता होने चाहिए, और मोल्स पता होने के लिए क्या जरूर पता होना चाहिए? मास और उस सब्सटेंस के मोलर मास। यानी जरूरी नहीं है कि मैं आपको सीधे मोल्स दे दूं, मैं आपको हो सकता है मिक्सचर के अंदर जो मास है और जो मोलर मास है अलग अलग चीजों का वो दे दूं और मोल फ्रैक्शन पूछ लूं। तो पहले मास मोलर मास का इस्तेमाल करके मोल्स निकालोगे और मोल्स का इस्तेमाल करके
मोल फ्रैक्शन निकालोगे। आई एवरीवन इज कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। अब अगर मेरा आइडिया आपको समझ में आ गया है, जो मेरे को आपको आइडियाज प्लान कर रहे थे मैंने सारे प्लान कर दिए, जो इन्फॉर्मेशन बतानी थी सारी बता दी, तो अब आ जाओ बढ़िया से इस क्वेश्चन पे। ये नन्ना मुन्ना सा बच्चों वाला प्रॉब्लम है, ये आराम से आप सॉल्व कर लोगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रॉब्लम पढ़ो, सॉल्व करो, फट से आंसर बताओ। वन अपॉन सिक्स। ओके, आंसर एक आया है 1/6। बाकी लोग कंफर्म करें कि 1/6 आंसर आ रहा है क्या। देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, पहले डेटा नोट डाउन कर लो। हमें मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 36 ग्राम, और उसे हमने 180 ग्राम वाटर में ऐड करा है। अच्छा, अब एक बात बता दूं, हमें भले चाहे ग्लूकोज और वाटर का मास दिया है, लेकिन उनका नाम लिखते ही और उनका फॉर्मूला पता करते हैं, उनका मोलर मास भी अपने आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और भाई केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए खास तौर पे ग्लूकोज का मोलर मास आप याद कर लो, बार बार निकालने मत बैठो। आप निकाल सकते हो फॉर श्योर, लेकिन बार बार निकालने में कई बार आपका टाइम वेस्ट होगा, और आप जिन एग्जाम्स में जा रहे हो उनमें टाइम की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसे याद कर लो, ये 180 आता है। ठीक है, वाटर का भी याद कर लो कि ये आपका आएगा 18, ये तो याद ही होता है सबको। तो ये हमें गिवन है, साथ ही साथ ये भी लिख लो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब जैसे ये चीज आपने सामने लिखोगे, तो बस आपको दिमाग में ये सोचना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ 2 चीजें, मोल्स ऑफ ग्लूकोज और मोल्स ऑफ वाटर। भाई जो सोल्यूशन आपने बनाया है, उस सोल्यूशन में आपने ग्लूकोज भी ऐड करा होगा, मतलब ये मान लो आपका बीकर है, इस बीकर में आपने ग्लूकोज भी ऐड करा है, और इस बीकर में आपने वाटर भी ऐड करा है, तो यहां वाटर के साथ ग्लूकोज भी पड़ा होगा। तो आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज और मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकल आएगा। तो फटाफट मेरे को बता दो, सोल्यूशन के अंदर अपन बात करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है 36, मोलर मास कितना गिवन है 180। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 180 को ऐसे लिख ले, 18 इंटू 10, इनको सॉल्व करा 2 आया, 1/5, सॉरी 1/5 आ रहा है ना। ये 1/5 आ गया। फिर हमें निकाला है मोल्स ऑफ वाटर, तो वही मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास अपन ने इस क्वेश्चन में कितना लिया है 180 डिवाइडेड बाय 18, तो 180 डिवाइडेड बाय 18, द वैल्यू विल बी 10। अब अपने को सिंपल निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी 1/5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी 1/5 प्लस 10। अब ये रेशियो के अपॉन में भी रेशियो है, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो बहुत केयरफुली करना, क्योंकि यहीं पर आप इसलिए मिस्टेक ज्यादा करते हो। 5 कैल्शियम लिया, 1 + 50, 1 + 50, 5 से 5 कैंसल, ये 50 यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/55, 1/51, सॉरी 1/51 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बॉक्स में डाल लिया ताकि दिख भी जाए आंसर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछा, ये आ रहा है 1/51। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो आपको ये पूरा प्रोसीजर दोबारा करने की जरूरत थी, या कोई आसान तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका है, 1 में से माइनस करना, आंसर मिल जाएगा। ये लंबा प्रोसीजर करोगे तो भी उसी आंसर पर पहुंचोगे, सीधे 1 में से माइनस करोगे तो भी उसी आंसर पर पहुंचोगे। ये ना बच्चों वाला प्रॉब्लम था, ये है बढ़िया। ये था आपका मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए था, ताकि आपको पता चल जाए हाँ आपको मोल फ्रैक्शन आ गया। अब ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये वाकई में बढ़िया क्वेश्चन है। और जो लोग आंख बंद करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे,
देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इस क्वेश्चन को गलत कर डाले, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। बहुत पेशेंस रख के देखो, मैंने हर बार बोला है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्चुअली करना है। क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये जरूर सोचिए आराम से टाइम देकर। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आराम से पढ़ लो, डाइजेस्ट करो प्रॉब्लम को। पढ़ लिया? अब देखो, माय क्वेश्चन इज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ही आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं है, कुछ कम है, ऐसा लग रहा है? क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ तो इंफॉर्मेशन है जो यार कम है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, देवजीत ने बिल्कुल सही पकड़ा, देवजीत ने बिल्कुल सही पकड़ा। भाई मैंने आपको ये दिया ही नहीं है 20%, कौन सा है ये? मास बाई मास है या मास बाई वॉल्यूम? कहीं नहीं लिखा है। आप किसको लेकर कर रहे हो? ठीक है, आप किसको लेकर कर रहे हो? मास बाई वॉल्यूम को लेकर कर रहे हो कि मास बाई मास को लेकर कर रहे हो? ठीक है, तो अगर आप मास बाई वॉल्यूम को लेकर करोगे तो आप सर के बल भी खड़े हो जाओगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इसे मास बाई वॉल्यूम लेकर करोगे, ट्रस्ट मी, आप सर के बल खड़े, आप क्या, मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं तो भी नहीं कर पाऊंगा, ऊपर से ब्रह्मा उतर आए नीचे, वो भी नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स पता होने चाहिए और मोल्स के लिए मास पता होना चाहिए। तो अगर आपने इसे मास बाई वॉल्यूम ट्रीट करा ना, तो सोल्यूशन का आ जाएगा वॉल्यूम, और बिना डेंसिटी के सोल्यूशन के वॉल्यूम से सोल्यूशन का मास नहीं निकाल सकते आप। और आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कहीं नहीं दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं दिया है आपको कि 20% NaOH सोल्यूशन अगर वेट बाय वॉल्यूम लोगे तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी। और अगर उसकी डेंसिटी से उसका मास नहीं निकाल पाए आप, तो आप क्या नहीं निकाल पाओगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल में जब आप अपने पेपर सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, तो कई बार इस एक्चुअल प्रॉब्लम से आपका सामना होगा कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप देख रहे हो या पेपर लगा रहे हो, उसमें एग्जैक्टली यहां पर परसेंटेज तो लिखा होगा, पर यह मेंशन ही नहीं होगा कि वो मास बाई मास है या मास बाई वॉल्यूम। तो करेंगे कैसे फिर? तब हम यूज करेंगे अपना कॉमन सेंस। एक्चुअल में कई बार जैसे जो भी टीचर ये क्वेश्चन बना रहा है ना, उसे बहुत नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो उन्हें भी कई बार ये बात पता होती है कि यार यहां पर वो जल्दबाजी में सिर्फ परसेंटेज लिख देते हैं अपने दिमाग में ये कैलकुलेट करते हुए कि यार ये मास बाय मास होगा तो मास से निकलेगा, तभी तो वो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे। भाई एक बात समझो, जिस भी टीचर ने ये प्रॉब्लम बनाया होगा उस टीचर को बहुत नॉलेज है ना इस टॉपिक की, तभी तो ये प्रॉब्लम बनाया उसने। तो अगर उसने डेंसिटी नहीं दी है तो जाहिर सी बात है इसलिए नहीं दी होगी क्योंकि अगर आप इसे मास बाय मास अज्यूम करोगे तो डेंसिटी निकालने की या डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। डेंसिटी की इंफॉर्मेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तभी देने की जरूरत थी जब ये मास बाय वॉल्यूम होता। तो डेंसिटी का ना होना ही इस बात की हिंट है कि ये परसेंटेज मास बाय मास ही है। तो आइंदा से कभी भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए, परसेंटेज दिया हो पर क्या ना दिया हो, मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम, तो अपने कहते हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप सोचना कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसे मास बाय मास मानना है या मास बाय वॉल्यूम। सुनो मेरी बात, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये मास बाय मास ही होगा अगर डेंसिटी ना हो। नहीं 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 नहीं, अगर आपने ऐसा अपने आप अज्यूम करा है तो भी गलत कर लिया। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि अगर डेंसिटी नहीं गिवन है तो ऐसा सोच लो ये मास बाय मास है, ना ना। मैंने क्या बोला है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप खुद सोचो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मास बाय मास अगर चाहिए तो वो अंडरस्टूड है मास बाय मास ही होगा, और अगर मास बाय वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है तो अंडरस्टूड कर लो वो मास बाय वॉल्यूम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां मोल फ्रैक्शन की बजाय अगर मोलारिटी पूछता और डेंसिटी ना देता तो इसे आपको मजबूरी में मास बाय वॉल्यूम मानना पड़ता। क्यों? तब मास बाय मास क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यार मोलारिटी के लिए चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और अगर आपने इसे मास बाय मास मान लिया और फिर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं गिवन है तो मास को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसलिए मैंने क्या कहा, अपने
विवेक का इस्तेमाल करके आराम से डेटा को एनालाइज करना है, और ऐसा प्रैक्टिकली होता है बेटा, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, अब तो कर लोगे, अब तो ये प्रॉब्लम देखो, इस क्वेश्चन में जो मेन टेंशन थी वो यही थी, वो रिजॉल्व हो गई, सोल्यूशन आ जाएगा, कर लोगे ना, तो मैं ऐसा मान रहा हूं आप इसे कर लोगे। बाकी 20% एनुअल सोल्यूशन का मतलब क्या है, इन 100 ग्राम सोल्यूशन देयर इज 20 ग्राम NaOH। अरे यार सारी चीजें बन गई। अब गिवन में फटाफट देखो क्या क्या मिल गया आपने को, मास ऑफ NaOH 20 ग्राम है, पूरे सोल्यूशन का मास अगर 100 है तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH मैंने फिर से कहा रट्टा मार लो, याद हो जाना चाहिए, 40 होगा, मोलर मास ऑफ वाटर 18 होगा। यार मोल फ्रैक्शन निकालना है, पिछला वाला कहानी दोहरा देना, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कर लेना। ठीक है, मेन पॉइंट मेरे को ये बताना था, कई बार ऐसा होगा परसेंटेज दिया होगा पर क्या नहीं दिया होगा, मास बाय या मास बाय वॉल्यूम, तब अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मास बाय मास मानना ज्यादा सही रहेगा या मास बाय वॉल्यूम, उसके हिसाब से करना। दोनों हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। अगला जो हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ना है ये है पार्ट्स पर मिलियन, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPM। इसको फॉर्मूला जो है इसका बड़ा सिंपल सा होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। एक्चुअल में मिलियन की जो वैल्यू होती है ना वो 10 टू द पावर 6 होती है, अगर आपको ना पता हो तो। बेसिकली में हम कर क्या रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन के वॉल्यूम के आप मिलियन टुकड़े कर दे रहे हो, मतलब इस सोल्यूशन का जितना भी आपने वॉल्यूम लिया है आप उसके मिलियन टुकड़े कर दे रहे हो, और उसके 1 मिलियन पीस के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप उसको बोलते हो पार्ट्स पर मिलियन। यानी पार्ट्स पर मिलियन में आप कर क्या रहे हो, आई होप आपको आइडिया समझ रहा है। जैसे मोलारिटी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं और उसमें मोल्स देखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में क्या करेंगे, जो भी हमें जितना भी वॉल्यूम दिया उसके कितने टुकड़े करेंगे, 1 मिलियन टुकड़े करेंगे। 1 मिलियन में से एक टुकड़ा देखेंगे और ये देखेंगे उसके अंदर कितना सोल्यूट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ऐसा करते क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का अपना एक एडवांटेज है। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एडवांटेज क्या है, पहली बात तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों चीजें मास में दे रखी है, सोल्यूट भी और सोल्यूशन भी, याद रखना यहां मास ऑफ सोल्यूशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये तब हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब सोल्यूट बहुत कम हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर यूजफुल कब है, पार्ट्स पर मिलियन ये यूजफुल है व्हेन सोल्यूट इज इन वेरी लिटिल अमाउंट is present in very little से better tiny amount, बहुत कम अमाउंट में हो। ठीक है, क्योंकि देखो जब बहुत कम अमाउंट में होगा ना, तो अगर आप उसे ज्यादा वॉल्यूम के अंदर देखोगे तो कम दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझो, एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये 5 लीटर का सोल्यूशन था। ठीक है, और इस 5 लीटर के सोल्यूशन में अगर मैंने 100 पार्टिकल किसी चीज के डिसॉल्व कर दिए, ठीक, जरूरी नहीं 100 हो, बस आपको इमेजिन करना है। अब 5 लीटर के सोल्यूशन में अगर 100 पार्टिकल्स ही हैं बस, या 100 के अराउंड पार्टिकल्स है, तो अगर इसका मैं 1 लीटर भी लूंगा तो भी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। भाई 5 लीटर में 100 थे तो 1 लीटर में कितने होंगे, सिर्फ 20। बात समझ रहे हो ना, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 1 लीटर के अंदर भी क्या है, बहुत कम है। तो अगर इसको पकड़कर आपने मोलारिटी या मोलारिटी निकालने की कोशिश करी तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम आएंगे, और मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम आएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। भाई आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अगर बात करो मोलारिटी या मोलालिटी, उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में होता है ना, तो अगर आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट ही कम है तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। पर कब आएगा, अगर आपने सोल्यूशन बहुत ज्यादा ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर सोल्यूशन ही बहुत छोटा ले लूं मैं, यानी इसको 1 लीटर लेने की बजाय मैं ऐसा बोलूं कि आप एक काम करो, इसको सिर्फ 1 ml देखो, 1 लीटर की बजाय इसका सिर्फ 1 ml देखो, तो इसका सिर्फ 1 ml देखोगे तो इसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे ना।
कि 1 ml में हो सकता है एक पार्टिकल आ जाए, एक रफ आइडिया बता रहा हूं। तो अब इससे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी आ जाएगी। कॉन्सेंट, इससे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज होगा, बस वो वैल्यू हमें क्या दिखाई देने लगेगी, बड़ी दिखाई देने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन की टिप मेजर करने के लिए अपन किलोमीटर या लाइट ईयर का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एमएम का। एमएम का इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, जो हमें टिप का डायमीटर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड हमें बड़ा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हम एक छोटी डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं, तो छोटी डायमेंशन को छोटी यूनिट में मेजर करना चाहिए और बड़ी डायमेंशन को बड़ी यूनिट में, वो कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। तो पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली में कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने की क्या है, एक छोटी डायमेंशन है, जिसका फायदा कब मिलेगा, जब सल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। पार्ट्स पर मिलियन का प्रैक्टिकल यूज पता है कहां होता है, प्रैक्टिकल यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। एक्चुअल में वाटर के अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन उस कम अमाउंट में भी वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। यस, इंप्योरिटीज हो गई, बैक्टीरियाज हो गए, या फिर किसी तरह का पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, तो बहुत कम अमाउंट में भी एज ह्यूमन अगर हम उसे कंज्यूम कर ले तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना, ये स्टैंडर्ड बनाती हैं कि भाई अगर आप ड्रिंकिंग वाटर है तो ड्रिंकिंग वाटर में जो कैल्शियम का कंपोनेंट होना चाहिए इतने पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हुआ तो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। मैग्नीशियम अगर है तो इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर हैवी मेटल है तो इतने होने चाहिए, ठीक है। भाई एक बात बताओ, मिनरल वाटर नाम सुना है ना, मिनरल वाटर में भी मिनरल डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं ले सकते, तो उनको भी गाइडलाइन हमें देनी होती है। तो वहां पर बहुत कम ही अमाउंट हमें डालना होता है, उतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। तो इसीलिए वहां पर कम अमाउंट अगर मोलारिटी या मोलालिटी में बताओगे तो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा, तो कन्वीनियंट हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन के केस में। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। 10 टू द पावर 6 से क्यों मल्टीप्लाई करें वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे बेनिफिट क्या मिलेगा, हमें क्वांटिटी मिलियंथ वाइज मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दो, बड़े आराम से। अब देखो कई बार ना, हाँ यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक हिंट दे दो। कई बार कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट को बेसिस मानकर हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम बोलता नहीं है, पर आपको अपनी तरफ से लेना पड़ता है, बस ये चेक करके क्या साइंस वो अलाउ कर रही है या नहीं, या कॉन्सेप्ट वो अलाउ कर रहा है या नहीं, और अजम्पशन को लेकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। विद दिस हिंट मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप आराम से प्रॉब्लम को एक बार देखो और सॉल्व करो। डन, आई गेस पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन में बस इतनी सी बात पूछी है कि आपको पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन MgSO4 का बताना है वाटर के अंदर, जब 2 ग्राम वाटर को 5 लीटर वाटर में आपने डिसॉल्व करा है। यानी आपके पास कंटेनर के अंदर वाटर कितना दिया हुआ है, 5 लीटर, और इसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो 2 ग्राम MgSO4। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब इसके पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट वो तो पता है 2 ग्राम, और क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। पर एक समस्या, अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही नहीं है, अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही नहीं। तो ये बात तो सबको समझ में आ रहा है, मास के लिए डेंसिटी चाहिए होगी। अब सवाल है डेंसिटी तो दी नहीं, क्या करें, क्या हम डेंसिटी वाटर की स्टैंडर्ड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, हम यहां पर सोल्यूशन की डेंसिटी की बजाय, सोल्यूशन की डेंसिटी की बजाय सिर्फ वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है और सल्यूट बहुत, तो इतना कम सल्यूट वाटर की डेंसिटी को बहुत ही कम क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा और बहुत ही कम इफेक्ट करेगा। तो इस केस में हम लोग वाटर की डेंसिटी को ही क्या ले सकते हैं, पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी। तो मैंने कहा ना साइंटिफिक टेम्परामेंट से अजम्पशन लेना था, अपन अजम्पशन क्या ले रहे हैं, वाटर की डेंसिटी इस केस में किसकी तरह काम करेगी, सोल्यूशन की डेंसिटी की तरह काम करेगी। बिल्कुल सही बात। तो अब बस बात करें, अगर हमें गिवन क्या क्या है, तो मास ऑफ MgSO4 गिवन है, एंड मास ऑफ MgSO4
2 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एक्चुअल में इस केस में किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1000 ग्राम हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। इसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है और हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है। अच्छा, इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बराबर, दैट वुड बी 5 लीटर। अच्छा, डेंसिटी 1000 ग्राम पर लीटर होती है। आई गेस अब कच्चा चिट्टा आपके सामने खुल गया। अब तो ये प्रॉब्लम ने दम तोड़ दिया ना। इस प्रॉब्लम में पता दम वाली बात बस यही अजम्पशन था कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा यही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा वही डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होगा। और इसको अज्यूम करने में साइंस के लॉजिक हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सल्यूट बहुत कम है, बहुत कम होने पर यह अजम्पशन लिया जा सकता है। प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे, आप कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बस करना क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर मैं आपको क्विकली हिंट दे दूं, आप क्या निकालो, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी दे रखी है 1000 ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम दे रखा है अपने को 5 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, कितना आ गया 5000 ग्राम। अब अगर पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। आ जाएगा जितना भी आप निकाला। हाँ, अब एक ये अच्छा क्वेश्चन है यार कि मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए इस 5000 में क्या 2 ग्राम और ऐड करें, कोई फर्क पड़ेगा? 5000 ग्राम में मतलब मान लो तुम्हें 5000 रुपए पड़े मिले, ठीक है, और 2 रुपए का गिर भी गए तो बुरा लगेगा क्या? उस तरह से 2 रुपए अगर मान लो 5000 तुम्हारे गिर गए और 2 रुपए पड़े मिल गए, तुम्हें खुशी होगी क्या? नहीं होगी। वही वाली बात है। तो यहां पर 2 को ऐड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐड करने पर कैलकुलेशन की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट अल्ले पल्ले ही आएगा ना। आप इस 2 को 5000 से डिवाइड करोगे तो भी लगभग वही नंबर आएगा जो 5000 2 को डिवाइड करने पर आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये अप्रोक्सीमेशन आपको बहुत साइंटिफिकली लेने होते हैं, ये ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। बाकी अगला जो टर्म हमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी, बहुत सिंपल सा टर्म है। देखो वैसे तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ना बहुत रायता फैलाने वाली होती है, और आपको एक बात बता दूं, दरअसल में नॉर्मेलिटी का डिस्कशन अपन उस जमाने में करते थे जब ना तो हमें मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ना ही हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता था। तब हमारे साइंटिस्ट क्या करते थे, एक्चुअल में मेजरमेंट देखकर यूनिटरी मेथड से रिलेशन एस्टैब्लिश करते थे, ठीक है, कि यार इस चीज को अगर 1 ग्राम लेते हैं तो ये ऐसा बिहेव करती है, या इतना कॉन्सेंट्रेशन देती है, 2 लेते हैं तो इतना करती है। तो वो इस तरह से पुराने जमाने में करते थे। तो ये उस जमाने का कॉन्सेप्ट है, हालांकि यूजफुल बहुत है लेकिन उस जमाने का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फॉर्मूला है ना बहुत पुराना फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बिल्कुल वैसे जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला वही है, बस नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या आ गया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया है। तो इसका मतलब है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला देखने में कुछ एक ही जैसा होना चाहिए पर थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, और ऐसा है। एक्चुअल में नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन विल बी मोलारिटी इनटू n फैक्टर, और ये n फैक्टर ही वो चीज है जो मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकती है। और एक बात बताओ, अगर मैं आपको कोई भी सिचुएशन दे दूं जहां पर मैं सल्यूट का अमाउंट, सोल्यूशन का अमाउंट वगैरह दे दूं, तो आप मोलारिटी निकाल लोगे ना, कि अब भी नहीं निकाल पाओगे? निकाल लो। अगर बस n की वैल्यू और मिल जाए तो उस मोलारिटी और n को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा ना। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नॉर्मेलिटी निकालने का ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करना, ये कम, ये आपको दिक्कत ज्यादा देगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको मोलारिटी निकालने पे कमांड और अच्छा होने लगेगा, ऊपर से तुरंत नॉर्मेलिटी भी निकल आएगी, ठीक है। हालांकि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं एडवाइस करूंगा ये ज्यादा यूज करना। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए बस हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू एक्चुअल में एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए अलग अलग होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप एसिड लोगे तो n क्या होगा,
बेस अगर लोगे तो n क्या होगा और सॉल्ट अगर लोगे तो n क्या होगा। तो एसिड के लिए जो n की वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। भाई एसिड की कहानी क्या होती है, वो H+ अपने अंदर से रिप्लेस कर सकता है। तो एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है या कितने हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, उससे आप बोलोगे उस एसिड के n की वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए HCl के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि उससे एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन H2SO4 के लिए 2 हो जाएगी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। H3PO4 के लिए 3 हो जाएगी। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। अच्छा, ऐसे ही बेस के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। और सॉल्ट के लिए या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लेना सॉल्ट के अंदर या टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई एक चीज लेना। पता है दोनों आपने लिख ली, ऐसा नहीं करना। या तो लेना इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है, पक्का, ठीक है, चलो। अच्छा, एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया MgCl2 और मैंने कहा कि इस MgCl2 के लिए मेरे भाई n की वैल्यू बताओ। तो या तो इसके अंदर, इस सॉल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव भी 2 है और जितना पॉजिटिव होगा न्यूट्रल सॉल्ट पे उतना ही नेगेटिव होगा। कोई एक ले लेना जिसको निकालना आपको आसान लग रहा हो, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा, ये एक दरअसल में नाम से रिलेटेड बात है। ऐसे एसिड जो अपने अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, और अगर 2 निकाल सकते हैं तो डाई बेसिक, 3 निकालेंगे तो ट्राई बेसिक। ऐसे ही ऐसे बेस जो अपने अंदर से एक OH निकालते हैं उन्हें बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। 2 OH निकालेंगे तो डाई एसिडिक। मतलब बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन करते हैं और एसिड के लिए बेसिसिटी। सॉल्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्ट के लिए चार्ज ही अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि बस n की वैल्यू आप निकाल लो, मोलारिटी निकाल लोगे तो नॉर्मलिटी निकल आएगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था, ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यार इस फॉर्मूले में एक्चुअल में हमें बस किस नई चीज को देख रहे हैं हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ना, ये आपके लिए नया है। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं, ये नया नहीं है। मोल्स पढ़े हैं ना, ये मोल्स का एक समझ लो भाई है। ठीक, बस थोड़ा सा फर्क है दोनों को कैलकुलेट करने में। फर्क क्या है, एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हो, गिवन मास। बहुत बढ़िया, चलो मैं पूरा आप जैसा बोल रहे हो वैसे लिख दे रहा हूं। इस मास को हमें लेना होता है ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या लेना होता है, मोलर मास। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मेरा बेटा, सिमिलरली ये तो रिकॉल करने वाली बात हो गई। नाउ अब अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हो, सुनना मेरी बात। अच्छा, एक बात बता दूं, इक्विवेलेंट्स को ना कई बार ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और मोल्स को ग्राम मोल्स भी बोलते हैं, तो घबराना मत, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल में मास, स्ट्रिक्टली ग्राम में लेना होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास की बजाय यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में एक टर्म होता है इक्विवेलेंट मास। अब यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, हम अभी इस नए टर्म को सीखना चाह रहे थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको समझने के चक्कर में एक और नया टर्म आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक्चुअल में जिस तरह से इक्विवेलेंट किससे रिकॉल करा था, मोल से, ऐसे इक्विवेलेंट मास अपन मोलर मास से रिकॉल करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास होता है ना, वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n। आप समझ में आया n कहां से आया, ये होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज यहां पुट करूंगा, ये चीज अगर मैं यहां पुट करूंगा तो देखो इक्विवेलेंट मास की जगह क्या आएगा, मोलर मास अपॉन n, और वो n सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा क्या, मास अपॉन मोलर मास, और मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। यानी बेसिकली में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया बता रहे हो भाई आप लोग, क्या, मोल्स इनटू। आप समझदार बच्चों एक बात बताओ, अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अच्छा कैसे आया समझ में आया ना,
कुछ नहीं करना, आप इक्विवेलेंट मास की जगह क्या रख दो, मोलर मास अपॉन एन। भाई मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, पता लगे आप हाँ हाँ तो बोल रहे हो, पकड़ में नहीं आ रहा आपको। ठीक है, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर अपन को लेने थे तो अपन ने मास के अपॉन में जो जो इक्विवेलेंट मास था उसकी जगह पे रख दिया मोलर मास अपॉन एन। तो यहां ले लो मोलर मास अपॉन एन, ये एन न्यूमरेटर में चला गया तो बचा मास अपॉन मोलर मास इनटू एन, और ये वैल्यू बेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ये भी लिख सकते हैं ना, समझ में आई बात। तो यही तो कर दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को ये लिख दिया। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अगर मोल इनटू एन लिख सकते हो तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखो, मोल इनटू एन अपॉन वॉल्यूम, और मोल अपॉन वॉल्यूम मोलारिटी, तभी तो यहां मोलारिटी लिखा। तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, ये रिलेशन जो है ऐसे नहीं आसमान से टपका था, जो डेफिनेशन थी हमने उन्हीं का इस्तेमाल करा। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेरिवेशंस। फिर हमने पढ़े क्यों, ताकि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो आपका होना चाहिए। कि साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कोई भी चीज आसमान से नहीं टपकती। ठीक है, हम खुद साइंटिफिक नॉलेज या जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसे इंप्लीमेंट करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई। अच्छा, भले से मैंने दोनों फॉर्मुले आपको बता दिए हैं, बट मेरी एडवाइस आपको हमेशा यही रहेगी, ज्यादा बेटर है आप ये फॉर्मुला इस्तेमाल करो। इस फॉर्मुले का इस्तेमाल करने का बेनिफिट है, एक तो मोलारिटी निकालने की हैबिट आपको और पड़ेगी और नॉर्मलिटी निकल आएगी। और इस फॉर्मुले का इस्तेमाल करके ना नॉर्मलिटी अगर पता है तो क्या निकाल सकते हो, मोलारिटी। मतलब अगर एन पता है तो मोलारिटी निकाल सकते हो। मतलब बेसिकली इस फॉर्मुले में 3 वेरिएबल है, 2 चीजें अगर पता है तो तीसरी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर ये बात क्लियर है तो बस एक फटाफट ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, ये जल्दी से क्वेश्चन दिखा दो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आराम से पढ़ लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी वही एक कहानी है, परसेंटेज तो गिवन है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज तो गिवन है, पर मास बाय मास है या मास बाय वॉल्यूम ये नहीं दिया मैंने। तो यू हैव टू थिंक क्या लेना है, मास बाय वॉल्यूम ले या मास बाय मास लें। अब आ गया पकड़ा में भाई, मास बाय वॉल्यूम लेना है। क्यों, क्योंकि मोलारिटी या नॉर्मलिटी जो भी निकालना है इसके लिए सोल्यूशन का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम। और डेंसिटी अगर नहीं गिवन है तो मास बाय मास लेकर वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा, इसीलिए मास बाय वॉल्यूम लेना जरूरी है, मास बाय मास लेकर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया समझ में आया आपको। और ये एक्चुअल में ना साइंस पढ़ने वाले या साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स कई बार मिस कर ही जाते हैं। मतलब भाई तभी तो आपको चीजें उसके बारे में खुद अपना दिमाग लगा के आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसे मास बाई क्या लेना है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन 100 ml सॉल्यूशन देयर इज 20, ना मास है ना, ये मास है, तो 20 ग्राम CaOH होल ट्वाइस। क्या हुआ, तो सल्यूट ही तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा सुन लो मेरे भाई, यहां पर एक चीज और है कि आपको ये नहीं बताया कि सोल्यूशन वाटर में है या नहीं। तो अगर ना बताया ना, वो अंडरस्टूड होता है कि वाटर है, क्योंकि कोई और सॉल्वेंट होगा तो जरूर बताया जाएगा कि फला सॉल्वेंट इस्तेमाल करा है। वाटर इतना कॉमन सॉल्वेंट है लैब्स के अंदर कि कॉमन चीज होती है ना, ऑमिट कर देते हैं उसको कई बार, है ना, तो इसलिए उसे ऑमिट कर दो, मतलब नहीं लिखते अपन। ये आ गया 100 ml सोल्यूशन है किसमें, 200 ग्राम सल्यूट के अंदर, सॉरी 200 ग्राम सल्यूट है 100 ml सोल्यूशन के अंदर, 200 सॉरी 20। ठीक है, तो अब अपने को गिवन क्या क्या है, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड बी 20 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये कितना है 100 ml। और एक छुपी हुई बात जो खुद निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आ रहा है। अब कई लोगों को कैल्शियम का मास नहीं याद होगा, 40, तो 40 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 40 प्लस 32 72, और 2 हाइड्रोजन का और ऐड कर दो तो 74। बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा भी किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नॉर्मलिटी निकालने में। एन की वैल्यू कितनी ले ले, 2। वाई, अरे यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसमें 2 OH निकल सकते हैं ना, 2 OH निकल सकते हैं, तो एन की वैल्यू क्या पकड़ लो, 2 पकड़ लो। सारी चीजें पता चल गई। इन तीनों की हेल्प से क्या निकालो, मोलारिटी।
उसमें n को मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। और सुनो मेरी बात, क्योंकि आप हो बुद्धिमान, मुझे ऐसा लगता है, तो एक बात बताओ, आप अपने नॉर्मेलिटी और मोलारिटी वाले रिलेशन के फॉर्मूले को ऐसे भी तो ओपन कर सकते हो कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला था एक्सपैंडेड वर्जन, उसे वहीं पर पुट कर दो, ऐसे लिख दो ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में दे रखा है तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरी चीज क्या है? मोलारिटी। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मोलारिटी में n से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट 20, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 74, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, बहुत बढ़िया, इनटू 1000, n फैक्टर 2। यार कैलकुलेशन आई अज्यूम कि यार कर लोगे, कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, एक जरूरी बात, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? ये बात रह गई, नॉर्मेलिटी की यूनिट कुछ नहीं होगी, बिल्कुल होगी, जो मोलारिटी की यूनिट होगी वही होगी क्या? नहीं, n के मल्टीप्लाई करने से काम चेंज होता है भाई। नॉर्मेलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है। अब बताओ यूनिट क्या आएगी नॉर्मेलिटी की? इक्विवेलेंट्स पर लीटर। जैसे मोलारिटी क्या आती है, न्यूमरेटर में मोल है तो मोल पर लीटर, यहां क्या आएगी? इक्विवेलेंट्स पर लीटर। और मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट को कई बार हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलेंगे। तो ग्राम से घबराना नहीं है, ग्राम का मतलब क्या है? बस वो एडिशनल वर्ड है, निकालना इक्विवेलेंट ही है, ठीक है? क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्या हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, अकेले मास नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है? क्लियर है? तो यहां पर सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अब इस चैप्टर के अंदर, हाँ, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये सब आएगा। अब ये चैप्टर एक्चुअल में फुल फ्लेजेडली स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।